ये एक विशाल नदी के किनारे बसा हुआ था। नदियापुर राज्य का राजा तेज प्रताप अपने महल के शाही दरबार में मंत्रिमंडल के साथ बैठा हुआ था कि तभी राजा का एक सैनिक दौड़ता हुआ वहां पर आ पहुंचा। राजा तेज प्रताप उस सैनिक की ओर देखकर बोला, क्या हुआ सैनिक, तुम इतने घबराए हुए क्यों? महाराज, आपके पुत्र राजकुमार कर्ण चंदन नगर से अपनी विशाल नाव से नदियापुर राज्य लौट रहे थे, लेकिन नदियापुर राज्य से थोड़ी दूर पहले ही वो विशाल नाव अचानक गायब हो गई। ये सुनकर राजा तेज प्रताप बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, हमने राजकुमार कर्ण से कहा था कि वो जब नदियापुर राज्य लौटे तो जंगल के रास्ते से ही जाए। ये सुनकर राजा तेज प्रताप का मंत्री गजोधर राजा तेज प्रताप से बोला, महाराज, जंगल के रास्ते से चंदन नगर से नदियापुर आने में लगभग 15 दिन का समय लगता है और वहीं नदी के रास्ते आने के लिए मात्र 2 दिन का समय लगता है। हो सकता है कि राजकुमार कम समय में यहाँ आना चाहते हो। गजोधर, मेरा एक ही पुत्र है और नदी के जिस हिस्से में वो विशाल नाव गायब हुई है, वहाँ इससे पहले भी नदियापुर राज्य के कई वासी अपनी नाव सहित लापता हो चुके हैं, जो आज तक नहीं मिले। महाराज, वो सब आम नागरिक थे। आम नागरिकों का गायब होना कोई बड़ी समस्या नहीं, परंतु राजकुमार कर्ण का गायब होना एक बहुत बड़ी समस्या है। वो आपके इकलौते पुत्र हैं और इस राज्य के होने वाले राजा। मंत्री गजोधर, हमारी पत्नी महारानी पद्मावती को जब अपने पुत्र के गायब होने की सूचना मिलेगी तो उनका क्या हाल होगा? कुछ सोचिए मंत्री गजोधर, कुछ सोचिए। महाराज, हमारे राज्य में गंगावती नाम की एक बूढ़ी महिला रहती है। कहते हैं कि गंगावती के पास कुछ चमत्कारिक शक्तियां हैं। मुझे लगता है कि हमें गंगावती के पास जाकर उससे मदद मांगनी चाहिए। ठीक है, हम अभी इसी समय गंगावती के पास जाएंगे। कुछ ही देर में राजा तेज प्रताप मंत्री गजोधर के साथ गंगावती के घर के अंदर खड़ा हुआ था। गंगावती चारपाई पर आराम से आंखें बंद किए हुए लेटी थी और एक 20 वर्षीय की युवती गंगावती के पैर दबा रही थी। वो युवती राजा तेज प्रताप और मंत्री को देखकर पूरी तरह से चौंकते हुए बोली, आंखें खोलिए माँ जी, महाराज स्वयं यहाँ पर पधारे हैं। उस युवती की बात सुनकर गंगावती तुरंत उठकर बैठ गई और राजा तेज प्रताप की ओर देखकर बोली, मेरे तो भाग्य ही खुल गए, महाराज स्वयं मेरे गरीब खाने में पधारे हैं। राजा तेज प्रताप सारी घटना बताते हुए गंगावती से बोला, मुझे किसी भी हाल में अपना पुत्र चाहिए गंगावती, और वो भी जीवित। गंगावती हंसते हुए राजा तेज प्रताप से बोली, इससे पहले नदियापुर राज्य के ना जाने कितने वासी उस नदी में गायब हो गए, आपको कभी उनकी चिंता तो नहीं हुई? तभी मंत्री गजोधर गंगावती से बोला, मत भूलिए गंगावती, इस बार राजकुमार स्वयं गायब हुए हैं। इससे पहले जो नागरिक गायब हुए थे वो सब आम नागरिक थे। उनके गायब होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मंत्री गजोधर की बात सुनकर गंगावती उसकी ओर गौर से देखने लगी। अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद गंगावती अपनी आंखें खोलकर राजा तेज प्रताप को देखते हुए बोली, इस राज्य में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता सिवाय एक परिवार के। कौन सा परिवार? उस परिवार को आपको स्वयं तलाशना होगा महाराज। वो नदी के किनारे जंगल में एक झोपड़ी में रहता है। उस परिवार में केवल 3 सदस्य हैं और वो तीनों सदस्य बहुत ही आम जीवन जीना पसंद करते हैं। आखिर उस परिवार में ऐसी क्या खास बात है? वो मुझे नहीं पता। जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मेरी जादुई शक्तियों ने सिर्फ उसी परिवार को दिखाया। उस परिवार में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहता है। आपको अभी से उनकी तलाश शुरू कर देनी चाहिए। गंगावती की बात सुनकर राजा तेज प्रताप मंत्री गजोधर सहित वहां से वापस चले गया और अपने मंत्री और सैनिकों के साथ उस परिवार की खोज में लग गया। काफी दिनों के बाद एक दिन राजा तेज प्रताप को नदी के किनारे बसे जंगल में एक झोपड़ी नजर आई।
उस झोपड़ी के बगल में एक 20 वर्षीय युवक लकड़ियां काट रहा था और ठीक उसके बगल में बैठा हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति उन लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था। राजा तेज प्रताप तुरंत वहां जाकर उस बूढ़े से बोला, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे परिवार में कितने लोग रहते हैं? ये सुनकर वो बूढ़ा राजा की ओर गौर से देखता हुआ बोला, आप तो नदियापुर राज्य के महाराज मालूम होते हैं। तुमने जिस स्थान पर अपनी झोपड़ी बनाई है वो स्थान भी नदियापुर राज्य की ही सीमा में आता है। मेरा नाम अशोक है और ये मेरा पुत्र चंदन है। मेरे परिवार में केवल 3 ही सदस्य हैं। मैं, मेरा पुत्र चंदन और मेरी बूढ़ी पत्नी। उस बूढ़े ने इतना कहा ही था कि तभी मंत्री गजोधर राजा तेज प्रताप से बोला, महाराज, गंगावती ने जिस परिवार की निशानियां बताई थी, लगता है ये वही परिवार है। राजा तेज प्रताप अशोक की ओर देखकर बोला, मुझे अपने पुत्र को ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा महाराज। राजा तेज प्रताप बूढ़े अशोक को सारी घटना बताते हुए बोला, और गंगावती ने मुझे बताया कि सिर्फ तुम्हारा परिवार ही मेरी मदद कर सकता है। राजा तेज प्रताप की बात सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, महाराज, लगता है गंगावती को कोई गलतफहमी हुई होगी। ना ही मेरे परिवार के पास कोई अलाउद्दीन का चिराग है और ना ही जादुई शक्तियां। भला मेरा परिवार आपके पुत्र को ढूंढने में कैसे सहायता कर सकता है? और जहां तक नदी में गायब होने वाली बात है, तो मैंने सुना है कि कुछ समय से नदियापुर राज्य के कई वासी भी वहां पर गायब हो चुके हैं। अगर मेरे परिवार के पास कुछ जादुई शक्तियां होती तो सबसे पहले मैं उन नागरिकों को ढूंढकर उनके परिवार से उन्हें मिला देता। ये सुनकर राजा तेज प्रताप बुरी तरह से क्रोधित होता हुआ अपने सैनिकों से बोला, लगता है यह हमें मूर्ख समझ रहा है। इसे तुरंत गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो। सैनिकों ने तुरंत अशोक को पकड़ लिया। अपने पिता को बंदी बनता देख अशोक का पुत्र चंदन राजा तेज प्रताप की ओर देखकर बोला, मेरे पिता सही बोल रहे हैं महाराज, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इन्हें छोड़ दीजिए। तुम्हारा परिवार राज्य से अलग हटकर जंगल की सीमा पर क्यों रहता है? जरूर तुम सब जादू टोना करते हो और तुम्हारे पास कुछ अद्भुत जादुई शक्तियां हैं जिसे तुम मुझसे छुपाने का प्रयास कर रहे हो। अपने पिता का जीवन अगर चाहते हो तो 7 दिन के अंदर अंदर मेरे पुत्र को लेकर महल में चले आना, नहीं तो 7 दिन बाद अपने पिता का शव ले जाना। इतना बोलकर राजा तेज प्रताप अशोक को बंदी बनाकर वहां से चला गया। चंदन दौड़ता हुआ अपनी झोपड़ी में आकर अपनी माँ नीलिमा को सारी घटना बताते हुए बोला, माँ, महाराज पिताजी को बंदी बनाकर ले गए हैं। अब क्या होगा? चंदन की बात सुनकर उसकी माँ नीलिमा गहरी सोच में डूबती हुई बोली, लगता है समय आ गया है तुम्हें वो सुनहरा कड़ा पहनाने का। कौन सा कड़ा माँ? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। चंदन की बात सुनकर नीलिमा एक पुराने बक्से से एक सुनहरे रंग का कड़ा निकाल कर ले आई और चंदन को पकड़ाते हुए बोली, ये कड़ा तुम्हारे पिताजी के पिताजी ने मुझे दिया था और कहा था कि ये कड़ा एक चमत्कारिक कड़ा है और इस कड़े को अपने पुत्र को देना। तुम्हें इस कड़े को पहनकर नदी के उस स्थान पर जाना होगा जहाँ पर राजकुमार कर्ण गायब हुआ है। चंदन उस कड़े को गौर से देखते हुए बोला, मगर पिताजी ने तो मुझे इस कड़े के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम्हारे पिताजी इस कड़े के बारे में जानते तो थे, मगर वो अपने पिता की बात पर विश्वास नहीं करते थे। तुम्हारे पिता की नजर में ये कड़ा एक मामूली कड़ा था। शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हें इस बारे में कभी बताया ही नहीं। आखिर इस कड़े में ऐसी क्या खास बात है माँ? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा, बस तुम्हारे दादा ने मुझे बताया था इस कड़े में कुछ चमत्कारिक शक्तियां है। चंदन, तुम्हारे पिताजी की जान खतरे में है और अपने पिता को बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। अपनी माँ की बात सुनकर
चंदन वो कड़ा पहनकर नदी के किनारे पहुंचकर अपनी नाव में बैठ गया और नाव चलाता हुआ अपने आप से बोला, माँ के कहने पर मैं यहाँ आ तो गया, लेकिन मुझे तो ये पता ही नहीं कि राजकुमार कर्ण आखिर नदी के किस स्थान पर गायब हुआ था, और ये नदी तो बहुत ही विशाल है। चंदन ने इतना कहा ही था कि तभी चंदन का कड़ा सुनहरे रंग की किरणों से एक सीधी दिशा में चमकने लगा। कड़े से निकली हुई सुनहरे रंग की लकीर काफी दूर तक जा रही थी। उस सुनहरी लकीर को देखकर चंदन फिर से अपने आप से बोला, लगता है ये वास्तव में एक जादुई कड़ा है जो मुझे उस दिशा की ओर ले जाना चाह रहा है जहाँ पर राजकुमार कर्ण गायब हुआ है। चंदन कड़े से निकली हुई सुनहरी लकीर की ओर नाव को तेज गति से चलाने लगा। चंदन को नाव चलाते हुए काफी देर हो चुकी थी। रात के काले साए चारों ओर फैलने लगे थे। अचानक उस कड़े से सुनहरे रंग की लकीर गायब हो गई। अब क्या करूं? इस कड़े से निकलती हुई सुनहरी लकीर तो गायब हो गई और मैं बहुत दूर तक निकल आया हूँ और रात भी हो चुकी है। तभी पानी के अंदर एक तेज धमाका हुआ। अगले ही पल नदी से एक सुंदर जलपरी निकलकर चंदन के सामने आकर खड़ी हो गई और चंदन को घूरती हुई बोली, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो? मेरा नाम चंदन है। चंदन सारी घटना बताते हुए उस जलपरी से बोला, मुझे किसी भी हाल में राजकुमार कर्ण को जीवित महाराज तक पहुंचाना होगा, नहीं तो महाराज मेरे पिता की हत्या कर देंगे। जलपरी हंसती हुई चंदन की ओर देखकर बोली, राजकुमार कर्ण के साथ साथ नदियापुर राज्य के बहुत से नागरिक भी इसी जगह पर लापता हुए हैं। लेकिन उन सब के गायब होने का रहस्य क्या है? आखिर क्यों नदी के स्थान पर लोग गायब हो जाते हैं? क्योंकि उन सबको मैं बंदी बना लेती हूँ। ये इलाका मेरा है। अब तुम मुझे बताओ चंदन कि तुम किसे वापस ले जाना चाहते हो, उन गरीब नदियापुर राज्य के वासियों को या फिर राजकुमार कर्ण को? जलपरी की बात सुनकर चंदन बहुत गहरी सोच में डूबते हुए बोला, मैं नदियापुर राज्य के उन वासियों को वापस ले जाना चाहता हूँ जो अपने परिवार का सहारा थे। तुम चाहते तो राजकुमार कर्ण को भी मांग सकते थे और तुम्हारे पिता की जान बच सकती थी। जानता हूँ, लेकिन मेरे पिता की जान से कहीं ज्यादा कीमती नदियापुर राज्य के उन गरीब लोगों की जान है जिनके परिवार उन्हें याद करके रोते रहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उन सबको एक शर्त पर आजाद करूंगी। कौन सी शर्त? यहाँ से कुछ दूर इस नदी के पानी के अंदर एक जल कुकड़ी चुड़ैल का आतंक है। तुम्हें उस जल कुकड़ी चुड़ैल का अंत करना होगा। अगर तुम उसका अंत करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं नदियापुर राज्य के वासियों को तुम्हें सौंप दूंगी। अगर उनकी जान बचाने के लिए मुझे जल कुकड़ी चुड़ैल से लड़ना होगा तो मैं तैयार हूँ, भले ही मुझे इसके लिए अपने प्राण ही क्यों न देने पड़ जाए। ठीक है, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। चंदन अपनी नाव को लेकर आगे की दिशा की ओर चलने लगा। चंदन की नाव कुछ ही दूर चली थी कि अचानक पानी में एक तेज धमाके के साथ एक भयानक दिखने वाली स्त्री पानी के अंदर से निकलकर चंदन के सामने खड़ी हो गई। उसके शरीर पर मछली जैसे कांटे उगे हुए थे। वो क्रोधित अवस्था में चंदन की ओर देखकर बोली, रात के समय तुम्हारी इस इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मौत का खौफ नहीं? मैं तुमसे लड़ने आया हूँ। मूर्ख, ना तो तेरे पास कोई हथियार है और ना तो कोई जादूगर है। तू लड़ने नहीं बल्कि मरने आया है। जल कुकड़ी चुड़ैल ने इतना कहा ही था कि तभी चंदन के कड़े से आग निकलने लगी। उस आग ने बड़ी फुर्ती से जल कुकड़ी चुड़ैल के शरीर को पकड़ लिया। कुछ ही पलों में जल कुकड़ी चुड़ैल जलकर राख बनकर पानी में तैरने लगी। चंदन अपनी नाव से दोबारा उसी स्थान पर आ गया जहां पर जलपरी उसका इंतजार कर रही थी। चंदन को देखकर वो जलपरी मुस्कुराती हुई बोली, तुम वाकई बहादुर होने के साथ साथ दयालु भी हो चंदन। तुम परीक्षा में पास हो गए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। चंदन, तुम्हारे पूर्वज नदियापुर राज्य के राजा थे जिन्हें राजा तेज प्रताप के पूर्वजों ने धोखे से हराकर
उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। तब से तुम्हारे पूर्वजों का दिल संसार की मोह माया से हट गया और उन्होंने जंगल में बसेरा बना लिया जहाँ पर तुम रहते हो। बहुत समय पहले तुम्हारे पूर्वजों ने एक शिकारी से मेरी जान बचाई थी और मैंने बदले में उन्हें भेंट स्वरूप उन्हें ये कड़ा दिया था जो तुम अपने हाथ में पहने हो। उसके कुछ समय बाद ही राजा तेज प्रताप के पूर्वजों ने तुम्हारे पूर्वजों को धोखे से हरा दिया और मेरी जादुई शक्तियाँ छीनने की कोशिश की। जब वो मेरी जादुई शक्तियाँ छीनने में कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने एक तांत्रिक के जरिए मुझे नदी के इस स्थान पर कैद कर दिया। कैद होने की वजह से इस कड़े की शक्तियाँ कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गई और ये मामूली कड़ा बन गया। फिर तुम आजाद कैसे हुई? और आजाद होने के बाद तुमने नदियापुर राज्य के वासियों को बंदी क्यों बनाया? कैद होने के बाद मैं ईश्वर की भक्ति में लीन रही और ईश्वर ने मुझ पर दया की और मैं आजाद हो गई। आजाद होने के बाद मुझे पता लगा कि तुम्हारे पूर्वजों को धोखे से हराने वाले की पीढ़ियाँ आज भी नदियापुर राज्य में शासन कर रही है और मैं पानी के बाहर नहीं निकल सकती थी। इसलिए मैंने पहले नदियापुर राज्य के वासियों को बंदी बनाया, मगर राजा तेज प्रताप ने उनकी कोई मदद नहीं की। वो भी अपने पूर्वजों की तरह क्रूर निकला। इसके बाद मैंने राजकुमार कर्ण को बंदी बना लिया। मुझे पता था कि अपने बेटे के गायब होने के बाद राजा तेज प्रताप किसी न किसी के जरिए उस परिवार के पास पहुंचेगा जिसके पास मेरा दिया हुआ सोने का जादुई कड़ा होगा। अब तुम नदियापुर राज्य के वासियों और राजकुमार को आजाद कर दो। अचानक चंदन को नाव में नदियापुर राज्य के वासी नजर आने लगे। उन्हीं लोगों में राजकुमार कर्ण भी मौजूद था, मगर उसके हाथ बंधे हुए थे। जलपरी चंदन से बोली, इन सभी लोगों को पता है कि इस राज्य के असली उत्तराधिकारी तुम हो। जाओ, राजकुमार कर्ण को बंदी बनाकर राजा तेज प्रताप के महल तक ले जाओ और अपने राजा होने का दावा पेश करो। उससे कहना कि अगर तुम सच्चे राजा हो तो इस कड़े को हाथ लगा कर दिखाओ। विश्वास करो, वो हार जाएगा। और जब तुम नदियापुर राज्य के गायब हुए वासियों को उनके घर तक छोड़ोगे तो सभी राज्य के वासी तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे। चंदन ने ठीक वैसा ही किया। नदियापुर राज्य के वासी गायब हुए लोगों को देखकर चंदन की जय जयकार करने लगे। चंदन राजकुमार को बंदी हालत में राजमहल तक ले गया। राजकुमार कर्ण के हाथों के बंधे हुए हाथों को देखकर राजा तेज प्रताप क्रोधित होकर बोला, तुमने मेरे बेटे को बंदी क्यों बनाया है? चंदन तेज स्वर में राजा प्रताप की ओर देखकर बोला, सिंहासन से उतर जाइए महाराज। जिस सिंहासन पर आप बैठे हैं उस सिंहासन का असली उत्तराधिकारी मैं हूँ। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चंदन सारी घटना दरबारियों को बताते हुए राजा तेज प्रताप से बोला, अगर तुम सच्चे हो तो मेरे इस कड़े को हाथ लगाकर दिखाओ। अपनी और अपने पूर्वजों की सच्चाई को साबित करके दिखाओ। चंदन की बात सुनकर राजा तेज प्रताप बुरी तरह से घबरा गया। तभी राजा तेज प्रताप का मंत्री गजोधर राजा तेज प्रताप से बोला, महाराज, इस समय हार मानने में ही भलाई है। आप और हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है। सच यही है कि आपके पूर्वजों ने चंदन के पूर्वजों को धोखे से हराकर नदियापुर राज्य को हथिया लिया था और हम और आप अब तक यही समझते आए कि असली उत्तराधिकारी समाप्त हो चुके हैं। उस जलपरी ने राज्य के असली उत्तराधिकारी को ढूंढ लिया है और सच्चाई भी बता दी है। राजा तेज प्रताप चुपचाप सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और अपने सिर का मुकुट चंदन को पहना दिया और अपने परिवार को लेकर राज्य से निकल गया। चंदन ने अपने पिता को आजाद कर दिया और इस प्रकार नदियापुर राज्य का